अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पेशे खिदमत है रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1। अपने नए व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड करता चलूँ। व्यूवर्स, हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को एक्चुअल में हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सेट्रा। तो डिफरेंट काइंड्स को हमने प्रोनाउन की स्टडी किया है। तो इस वक्त हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन को स्टूडेंट्स को डिटेल में एग्जाम्पल्स की मदद से अच्छी तरह से समझाने के लिए मुझे इस टॉपिक को 15 वीडियोस के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज करना पड़ा है। तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 है। इससे पहले एक एक्सरसाइज है, वो करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज है। उस करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज से पहले 15 टेक्स्ट वीडियोस हैं जिसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक को जो है वो समझाया गया है। तो टोटल 21 वीडियोस के अंदर इस टॉपिक को कवर किया गया है, जिसमें 15 टेक्स्ट वीडियोस हैं, एक आपकी करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियो है और ये 5 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं। हर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट रखा गया है। अब ये एक्सरसाइजेज बनाने का मकसद आपका ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक को समझें टेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जो 15 टेक्स्ट वीडियोस हैं, उसके बाद जब स्टूडेंट इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स को उनकी सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी। ये एक तरह से आपके टेस्ट हैं जो आप खुद से ही कंडक्ट कर लेंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक समझा है उसकी आपको कितनी समझ आई है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, अगर आपकी एक आध गलती है इसका मतलब है आपको टॉपिक की समझ आ गई। आप नेक्स्ट दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करें, फिर तीसरी, इस तरह सारी आप एक्सरसाइज सॉल्व करें। लेकिन अगर आपकी गलतियां एक से ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको टॉपिक को मज़ीद समझने की ज़रूरत है। तो फिर पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद आप दूसरी एक्सरसाइज फ़ौरन सॉल्व नहीं करेंगे, फिर आप पीछे जाएंगे, आप इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का तरीका ये है कि आप सारी वीडियोस को दोबारा देख लें, या जो आपने बोर्ड्स के स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं हर वीडियो के, वहाँ से रिवाइज कर लें टॉपिक को। मैंने पहले भी बताया था कि ये बोर्ड आपका एक तरह का नोट्स होते हैं। तो वो आप रिवाइज करें, जब आप समझें कि आप मुझे समझ आ गया, उसके बाद आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 सॉल्व करें। उसमें अगर आपके जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर आप तीसरी पे चले जाएं। लेकिन अगर आप समझ लें कि गलतियां अभी भी हो रही तो फिर पीछे हैं, इसको रिवाइज करें। तो इससे ये होगा कि आपकी जब सेल्फ असेसमेंट होती जाएगी साथ साथ, तो आप बार बार जब रिवाइज करेंगे तो टॉपिक अच्छी तरह से आपको तैयार हो जाएगा। तो आपने उस वक्त तक टॉपिक को रिवाइज करना है जब आपके इन टेस्ट के अंदर जो है पूरे पूरे मार्क्स नहीं आ जाते हैं। चलें एक आध को गलती हो जाती है तो उसे हम जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 5 वीडियो बनाने का मकसद ही है कि आपको अच्छी एक हेल्दी प्रैक्टिस आपको मिल जाए। आप एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और पीछे भी आप जाएं, रिवाइज करें चीज़ों को बार बार। तो व्यूअर्स, मैं अक्सर ही अपने स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि जो लैंग्वेज होती है ना, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जस्ट लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स को समझ लें, ठीक है, आप ग्रामर की बुक्स को रट लें तो आप कहें जी अब मुझे बड़ी लैंग्वेज जो आने लगी है। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लैंग्वेज आपको नहीं आ सकती। उसके लिए मैं सिंपल सी आपको एक मिसाल देता हूँ। हम नेटिव लैंग्वेज हमारी जो होती है, चाहे उर्दू है, पंजाबी है, कोई भी है, तो हमने कभी भी पूरी ज़िंदगी में उनके रूल्स को नहीं समझा। हमें नहीं पता उर्दू की ग्रामर क्या है, पंजाबी की ग्रामर क्या है। लेकिन जब हम लिखते हैं ठीक लिखते हैं, समझते ठीक हैं, बोलते ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जब से पैदा हुए हैं 15, 20, 40, 50 साल से हम इसको मुसलसल यूज़ कर रहे हैं। तो इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि प्रैक्टिस की वजह से हमें हमारी ये लैंग्वेज ठीक है। तो आपने इंग्लिश सीखनी है तो उसका तरीकाकार भी यही है कि आप इसको मैक्सिमम रीड करें, इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली आप इसको बार बार रीड करेंगे तो कुछ अर्से बाद आप देखेंगे कि आपको बोलना भी आ रहा है, लिखना भी आ रहा है, समझ भी आ रही है, हालांकि आपको रूल्स का नहीं पता। तो एक्चुअल तरीका तो ये है। लेकिन चूंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हमने एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर रह के काम करना होता है, तो फिर उसमें ये जो हम ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं, समझते हैं, ये एक शॉर्टकट है ताकि हम लैंग्वेज जो है उसको एक शॉर्ट वे में हम उसको सीख लें। ठीक है, तो ये इतना भी शॉर्ट नहीं है कि जी आपको रूल्स आ गए तो चलें जी लैंग्वेज आ गई है। देखें, आपने जब तक इन रूल्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर यूज नहीं करेंगे बार बार, ये रूल्स आपको भूल जाया करेंगे। ठीक है, आपको आप नहीं लिख सकेंगे अच्छा फ्लुएंसी के साथ। तो अब आपने कब तक प्रैक्टिस करनी है? जब तक आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक नहीं हो जाता। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि जैसे नेटिव लैंग्वेज में लिखते हुए, बोलते हुए हमें सोचना नहीं पड़ता रूल्स के बारे में, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी आपका लेवल यही होना चाहिए कि जब आप लिख रहे हैं
तो फिर अब लिखते हुए आपको ये ना समझना पड़ेगा यार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना था, यहाँ पे ये नॉमिनेटिव केस में यूज करना था या एक्यूजेटिव में यूज करना था। इस तरह तो कभी भी नहीं लिख सकेंगे, कभी भी आपकी फ्लुएंसी डेवलप नहीं होगी। तो जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर ये चीजें आपके लाश आउट के अंदर जो है ये फीड हो जाएंगे, ये रूल सारे। फिर उसका ये होगा कि फिर आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी कि जब आप लिखेंगे तो लिखते हुए बोलते हुए आपको रूल्स के ऊपर गौर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब आपकी राइटिंग चेक की जाएगी तो वो रूल्स के लिहाज से बिल्कुल ठीक होगी। तो ये आपने लेवल अचीव करना है अपनी प्रोफिशिएंसी का, और वो सिर्फ रूल्स को रटने से नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट को। हर टॉपिक के साथ मैं करेक्शन ऑफ एरर वाली एक्सरसाइज और प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो देता हूँ। तो एक तो काफ़ी सारा मटेरियल मैं भी दे देता हूँ, लेकिन चूंकि ये यूट्यूब का फोरम है तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के ऊपर ही बना सकूँ। जहाँ तक मुझसे मुमकिन हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। इसके अलावा हर वीडियो के आखिर में रिकमेंडेड बुक्स मैंने सजेस्ट की हुई हैं। उन बुक्स के अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। ये वाली जो एक्सरसाइजेज मैं आपको करवा रहा हूँ आप इनको सॉल्व करें, उसके बाद आप समझें कि मजीद अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप इन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। अब इन बुक्स में भी ये नहीं है कि आपने सारी बुक्स ही परचेज करनी है या सारी बुक्स से ही आपने प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट ग्रेड्स की बुक्स हैं, आपने अपनी सूटेबिलिटी चेक कर लेनी है कि आपको कौन सी बुक की ज़रूरत है। अगर तो आपको बेसिक्स आपकी क्लियर नहीं है तो आप 8th ग्रेड की या मैट्रिक लेवल की बुक को पहले स्टडी करें। अगर आप समझते हैं कि बेसिक्स आपकी ठीक है, आपने जस्ट एडवांस लर्निंग करनी है, तो आप जो ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक है वो ले लें। और एक वक्त में एक आध बुक को ही आप जो है कंसल्ट करें, एक दो बुक्स। उसके बाद जब आप समझें कि आप उनको कवर कर लिया, मजीद ज़रूरत है तो नेक्स्ट बुक परचेज कर लें। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप बुक स्टॉल पे जाएं, पहले ये सारी बुक्स को निकलवा के एक नज़र देख लें, इनमें से गो थ्रू हो जाए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आपने ज़्यादा लेबोरियस नहीं करना चीज़ों को कि जनाब सारी बुक्स परचेज की हो। सार एक वक्त में एक दो बुक्स ही आपने कंसल्ट करनी है। बहरहाल मैंने पूरी लिस्ट जो है वो बुक्स की दे दी है, बहुत अच्छा मवाद है इन सारी बुक्स के अंदर, और टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेज भी मौजूद हैं। तो बाद में एक बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि व्यूअर्स, अगर आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट राइटर बनना चाहते हैं, इसको अच्छी तरह से फॉरेन लैंग्वेज को नेटिव लैंग्वेज की तरह आप सीखना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर इसका एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें। तो खैर अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व किस तरह से करना है कि पहले आपने इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पे 15 सेंटेंसेज हैं और इधर साथ में इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। आपने पहले आंसर्स को नहीं देखना, आपने इन 15 सेंटेंसेस के जो आंसर्स हैं आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेने हैं। उसके बाद आपने अपने आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ टैली करना है। जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपकी असेसमेंट है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। 14-15 मार्क्स हैं, इसका मतलब है आपको टॉपिक की समझ आ गई, नेक्स्ट आगे चले जाएं। लेकिन अगर गलतियाँ ज़्यादा हो रही हो तो फिर पीछे जाएं, इसको रिवाइज करें। और इस एक्सरसाइज में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इस सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन जो है नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव या पोजेसिव कौन से केस के अंदर वो यूज हुआ है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन सा है, यानी कि आपने वो प्रोनाउन या नाउन को मेंशन करना है जिसको वो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहा है। तो मैं आपको एक सेंटेंस सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जैसा कि हमारे पास ये सेंटेंस है, Here is the money that you lent me। अब इसमें मेरा रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, दैट है, ठीक है। और अब हमने ये देखना है कि ये एक्यूजेटिव फॉर्म है या नॉमिनेटिव फॉर्म में है। तो ये हमारा एक्यूजेटिव फॉर्म में। इसके एंटीसीडेंट कौन सा है, कौन से नाउन को या प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है, मनी के लिए, मनी को कर रहा है। तो मनी हमारा एंटीसीडेंट है, तो लिहाजा हमारा जवाब है दैट, एक्यूजेटिव एंड मनी। तो आप देख सकते हैं दैट, एक्यूजेटिव एंड मनी, यानी दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, एक्यूजेटिव फॉर्म में यूज हुआ है, और मनी जो है इसका एंटीसीडेंट है, यानी कि ये मनी को रिलेट कर रहा है। तो ये इस तरह से 3 आंसर्स आपके बनेंगे। तो आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी। अब देखें ना, यहाँ पे दैट है, दैट एक्यूजेटिव फॉर्म में यूज हुआ है तो तब भी ये दैट ही होता है। अगर ये आपका नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज हुआ है तब भी इसकी फॉर्म दैट है। तो अब ये जिन स्टूडेंट्स को रिलेटिव प्रोनाउन का जिन्होंने टॉपिक नहीं समझा हुआ तो उनको नहीं पता चलेगा कि ये दैट जो है ये एक्यूजेटिव फॉर्म में कैसे यूज हुआ है या नॉमिनेटिव फॉर्म में ये क्यों यूज हुआ है। तो इसलिए
जब तक आपको रूल्स की समझ नहीं आएगी, इस टॉपिक को आप पढ़ नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तो तब तक ये एक्सरसाइज सॉल्व करने का आपको फ़ायदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले टॉपिक को समझें, फिर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। हर एक टॉपिक जो है ना, एक इशू जो है उसके ऊपर अलग अलग से वीडियो बनाई हुई है, स्टेप बाय स्टेप आपकी लर्निंग होती है टेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो आपके लिए लेबोरियस चीज़ें नहीं होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बड़े ईजी वे में स्टेप बाय स्टेप जो है इस टॉपिक को समझते चले जाएंगे। तो इसलिए पहले टेक्स्ट वीडियोज़ को आप पढ़ें, फिर करेक्शन ऑफ एरर्स वाली। करेक्शन ऑफ एरर वाली में वीडियो में ये है ना कि जो आपने पढ़ा होगा वो आपका रिवाइज हो जाएगा, वो सारे रूल्स, ठीक है। आपको एरर्स का भी पता चल जाएगा कि मोस्टली जो है स्टूडेंट लिखने में क्या गलतियाँ करते हैं, उनकी करेक्शन का पता चल जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी। तो वो एक्सरसाइज सॉल्व करें आप, प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली। फिर आपने ये जो है सॉरी पहले आपने करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस 5 सॉल्व करनी है। तो इंशाल्लाह रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर आपको बुरा असर हो जाएगा। तो चलें आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके लिए मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ जी। तो गुड लक फॉर दिस एक्सरसाइज। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।